सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता या नेत्री अगर कोई आज के दिन में है तो वो है हमारी और हम सबों की मान्य ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में ही लोकप्रिय नहीं है, लेकिन बल्कि पूरे देश में आज जो ममता बनर्जी की धूम है या जो धाक है, जो आज पहली महिला आज के दिन में एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं और जो इतनी लोकप्रिय हैं और इतने दमखम के साथ वो आगे बढ़ रही हैं, बंगाल को बढ़ा रही हैं, समाज को एक सूत्र में बांधकर एक सेकुलर एटमॉस्फेयर देते हुए, सर्वधर्म समभाव का नारा देते हुए वो जो आगे बढ़ी हैं और बढ़ाया है, वो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ है, बहुत सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय है। अभी अभी आपने हाल में देखा है कि बंगाल में जो चुनाव हुए, जबकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने नारा दिया था अब की बार 200 पार, 200 पार के कहीं 100 के नज़दीक भी नहीं पहुंच सके, 50 के आसपास ये लटक के अटक के भटक गए। और यहाँ पे ममता बनर्जी ने 200 से बहुत ज़्यादा सीटें हासिल की। उनके सीटों पे, उनकी लोकप्रियता पे, उनके वोट सो कॉल वोट बैंक पे या वोट शेयर पे कोई असर नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम धन शक्ति का दुरुपयोग करने के बाद, तमाम बड़े बड़े नेताओं को उतार देने के बाद, हर गली गली में सारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने अपने तमाम मंत्रियों को उतार दिया। उसके बावजूद उनके परखच्चे उड़ गए और ममता बनर्जी बहुत धूम के साथ, बहुत शान के साथ, आन बान और शान के साथ जो जीत हासिल की, उससे वो सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि मैं कहूँगा राजनीति की दुनिया की नायिका बनकर उभरी। ये उसके बाद उपचुनाव हुआ, आपने देखा, जिसमें कि पहली बार देश में जो उपचुनाव हुआ वो बंगाल में हुआ, आसनसोल में हुआ, जहाँ से कि ममता जी के नेतृत्व में और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैं जब चुनाव मुझे जब चुनाव लड़ाया गया तो आपने उसका परिणाम देखा। आज तक वहाँ पे कभी टीएमसी जीती नहीं थी। वहाँ पे पहली बार टीएमसी जो है लाखों वोटों से रिकॉर्ड कायम करते हुए, कई लोग कहते हैं कि 3.25 लाख वोट से जीते, वो सही नहीं है। सही मायनों में 5 लाख, 5.25 लाख वोटों का अंतर पड़ा उपचुनाव में, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ से जीती थी आसनसोल से, तो करीब करीब 2 लाख वोटों से जीती थी। उस 2 लाख वोट को कवर करते हुए 3-3.25 लाख वोट और जोड़ते हुए उससे जीत हासिल की। तो इससे दुनिया ने देखा कि ये कैसा चमत्कार, कैसा जादू है आसनसोल की जनता, जनार्दन का और ये बंगाल की जनता का, एकता का, और सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी के नेतृत्व का, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के नेतृत्व का लोगों ने कमाल का चमत्कार और जादू देखा। उसके बाद अगर और बात करें तो अभी हाल में ही आपने देखा ग्राम पंचायत का इलेक्शन, उसमें चंद लोग बहुत प्रमुखता के साथ भाग ले रहे थे। ममता जी का तो नेतृत्व रहा ही है, ममता जी का जादू तो सर चढ़ के बोलता है। मैं भी वहाँ था और कई जगह गया, और अगर याद होगा तो मैंने आप लोगों से भी बात की थी और कहा था कि ममता जी का स्वीपिंग रिजल्ट होगा, वो एकदम स्वीप करेंगे ग्राम पंचायत में। और आपने देखा कि तमाम उनके ऊपर आरोप लोग लगाते रहे, बदनाम करने की कोशिश करते रहे, पॉलिटिकली डैमेज करने की एज यूजुअल फिर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के और अन्य दलों के लोग करते रहे। लेकिन जिस आन बान शान के साथ भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई और जिस आन बान और शान के साथ ममता बनर्जी की और तृणमूल कांग्रेस की को जो जीत हुई है, यानी करीब करीब 90% से हासिल करते हुए बहुमत ग्राम पंचायत में जो टीएमसी ने अपना परचम लहराया है ममता जी के नेतृत्व में, वो गजब का रहा। अब इससे जाहिर है उसके बीच में इंडिया का एक हो जाना है, यानी इंडिया के तहत, छतरी अम्ब्रेला के तहत इंडिया का जो हम एक गुट और एकजुट हो जाना, यानी जितने वोटों से, जितने वोटों के वोट शेयर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मित्र नरेंद्र मोदी जी और उनके लोग जिस तरह जीतते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उससे ज़्यादा वोट शेयर का ग्रुप बनकर पैदा हो गया
65-70% ग्रुप का वोट शेयर का ग्रुप पैदा हो गया। इंडिया लोग देख रहे हैं, और उसमें भी एक तरफ तो भारत के जो हमारे भारत जोड़ो यात्रा के हीरो, पॉलिटिकली नेशनल आइकॉन राहुल गांधी ने तो जो कमाल किया, खड़गे साहब ने और लोगों ने जितना बढ़िया किया, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ गजब का उभर कर आई हमारी पुनः ममता बनर्जी जी। उसमें कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इंडिया नाम देने में या इंडिया की शान बढ़ाने में, इंडिया को एक गुट और एकजुट करने में बहुत बड़ा या बहुत प्रमुख भूमिका ममता जी की भी रही है। तो अब इससे क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री की बड़ी बौखलाहट बढ़ी, और ऊपर से जो तड़का कह दें या नीम पे करेला कह दें उनके लिए, हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री के लिए, कि उन्होंने मणिपुर पे एकदम 3 महीने तक जैसे खामोशी रखी, यानी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं गया। पार्लियामेंट में भले ही कहते हो कि 50-60 बार हुए हैं नॉर्थ ईस्ट, अरे चुनाव के लिए जाना, शादी ब्याह में जाना, किसी कार्यक्रम में जाना, घूमने जाना, ये अलग है। जैसे आप पाकिस्तान चले जाते हैं घूमने, नवाज शरीफ साहब से मिलने, किस लिए गए, किस उद्देश्य से गए, यह वो अलग है। जैसे पठानकोट में वो हमारे ऊपर, हमारे सेना के ऊपर, हमारे लोगों ऊपर जो थोड़ा सा कुछ लोग आके आतंकवादी अपनी गतिविधियां करते हैं, तो उसमें जो है उसकी इंक्वायरी में वहाँ से ISI के लोगों, कई लोगों का कहना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उसमें ISI के लोगों को कैसे बुलाया जिन पे आपने आरोप लगाया था, और उन्हीं को बुलाया, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दोगे, वो अलग इश्यू होता है। और आप जहाँ पे जिसमें मरहम लगाने जाना, मणिपुर में, जो मणिपुर जो ज्वलंत मुद्दा रहा, जल रहा है, वहाँ नहीं जाना एक बार भी, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, और बोलना भी कब, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सत्ताधारी लोगों को, हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स को, और तब आपने पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ठीक पार्लियामेंट के परिसर में ही आपने वहाँ पे कहा, 30-35 सेकंड की बात की आपने, 30-35 सेकंड से आपने बोले, और कि बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। तो उस पीड़ा को कम करने के लिए, पीड़ा को जाहिर करने के लिए, या पीड़ा जो हुई है उस पर मरहम लगाने के लिए आपने सही प्लेटफॉर्म या सही फोरम में, पार्लियामेंट के अंदर में क्या कहा, क्या किया? क्या एक बार भी आप वहाँ मणिपुर गए? तो नहीं गए। उससे उनके लोकप्रियता पे, और जब पार्लियामेंट में आपने बात की तो लोग ही कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि हंसी मजाक करते रहे, इतने गंभीर वातावरण में, गंभीर मुद्दे को छोड़कर हंसी मजाक करते रहे, जोक्स करते रहे, कटाक्ष करते रहे लोगों के ऊपर। लोगों को ऐसा लगा कि उनका अपमान करने के लिए या अपना प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री से ज़्यादा वो प्रचार मंत्री दिखे, और वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वो 2 घंटा से ज़्यादा बातचीत की, और बड़ी मुश्किल से 2 मिनट उन्होंने बोला उस पर, पार्लियामेंट पे, ये मणिपुर पे 2 मिनट की बात की, शायद 2 मिनट से भी कम किया होगा। तो लोग एकदम अवाक रह गए कि क्या हो रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री, देश का गार्डियन है, देश का प्रधानमंत्री है, मणिपुर का भी प्रधानमंत्री है, पूरे भारतवर्ष का मणिपुर एक अहम अंग है। मणिपुर में भारत बसता है, और भारत में मणिपुर है, और उसके गार्डियन है प्रधानमंत्री। तो आपने क्या समाधान किया, क्या मरहम लगाया, क्या बातें की? कुछ बातें की भी कि नहीं के बराबर की, और वो उसका फिर क्या आगे क्या हुआ? अब लोगों ने देखा कि सिवाय चंद गोदी मीडिया को छोड़ के, या चंद हमारे मोदी मीडिया को छोड़कर, बाकी मीडिया में, देश में विदेश में, इसकी काफ़ी ठिठोली हुई, काफ़ी ये हुआ कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, एक तरफ वहाँ हिंसा हो रही है, एक तरफ वहाँ महिलाओं की सुरक्षा पे इतने सवाल उठ रहे हैं, और महिलाओं के साथ ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं, बलात्कार के, और साथ ही साथ जैसे जैसे वीडियो जाहिर किए गए हैं, 5-6 हज़ार से ज़्यादा FIR हुए हैं। उस पर आपने कोई बात की क्या? उसका कोई समाधान किया क्या? आपने देखा 50-60 हज़ार 70 हज़ार से ज़्यादा लोग आज विस्थापित हुए हैं, हजारों लोग घायल हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इसे ऑफिशियल आंकड़े हैं, और आप ही के सरकारी आंकड़े हैं। उसके बाद भी
लोगों ने कहा कि आज तक क्या एक्शन लिया, आपने कई जगह मुख्यमंत्री बदले हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बार। यहाँ पे अगर हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोग अगर कह रहे हैं, लोग विपक्ष के तमाम, पूरा इंडिया कह रहा है और इंडिया ग्रुप कह रहा है, इंडिया गुड कह रहा है कि आप उन पर कोई एक्शन लें। भाई ये तो जाहिर है, जग जाहिर है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर ताली लेंगे कप्तान तो गाली लेने कौन आएगा, आलोचना किसकी होगी, वो भी तो कप्तान की ही होगी। तो अगर वहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ के लोकल कप्तान, जो कैप्टन हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उन पे क्या एक्शन लिया, यानी किसी बातों का जब जवाब नहीं दिया। और बात जब निकली और दूर तलक गई, पूरे विश्व में तरह तरह की बातें हुई कि ये क्या हो गया, पार्लियामेंट में इतने दिन तक एक तो चलने नहीं दिया गया, पार्लियामेंट को चलाना भी तो सत्ताधारियों का काम है, उन्होंने नहीं चलने दिया। जब चला पार्लियामेंट, जिसको चलना कहते हैं, तो ऐसे चला कि नहीं चला, कि आप इस तरह से बातें करके और निकल गए, तो ऐसे नहीं होगा। तो अब इसका असर होना शुरू हुआ, ऐसा दिखता है। और असर शुरू हुआ तो लगा कि अब क्या किया जाए, इतना डैमेज हम पार्लियामेंट से नहीं कर सके, शायद हमारा ही ज़्यादा डैमेज हो गया। लोगों ने कहा कि इन्होंने मणिपुर पर तो कोई बात की नहीं, कोई समाधान नहीं दिया, कोई मरहम नहीं लगाया, कुछ किया ही नहीं, वहाँ जस्टिफाई करते रहे इन ए वे, एक तरह से। तो अब ये लगता है कि क्या किया जाए। तो इनके जो बड़े बड़े लोकप्रिय लोग हैं, जैसे आपने राहुल गांधी पे बहुत कटाक्ष किया, अभी मुद्दे कुछ और चल रहे हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए क्या एक नया मुद्दा भी जो चला नहीं ज़्यादा, लेकिन लाने की पूरी कोशिश की गई कि फ्लाइंग किस दे दिया। अरे किसको दिया, हम तो सब थे वहाँ पे। फ्लाइंग किस राहुल गांधी देंगे, क्यों देंगे और किसको देंगे और काहे को देंगे? क्या उनके अंदर इतनी सभ्यता नहीं है, उनकी औरतों में पॉपुलरिटी नहीं है? क्या औरतों की सुरक्षा की और औरतों की इज्जत की बात वो नहीं करते हैं? क्यों करेंगे? और फिर जिसको किया उनको ये क्यों लग रहा है कि उन पे ही किया गया है, अगर किया तो? अरे कोई ऐसे कह रहा है कि हम चल रहे हैं, ओके थैंक यू वेरी मच, हम जा रहे हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन फ्लाइंग की कोई एविडेंस है क्या? कहीं पार्लियामेंट में जब कोई किसी भी टेलीविजन पे कहीं भी क्लोजअप में दिखाया क्या आपने कि हाँ साहब ये फ्लाइंग किस है, ये मिड शॉट है, ये क्लोजअप है? ये एक एविडेंस नहीं, कुछ नहीं। मुद्दों से भटकाने के लिए राहुल गांधी, जो आज पॉलिटिकली नेशनल आइकॉन हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां, कितनी बच्चियां, कितने बुजुर्ग, कितने लोग उनका साथ दे रहे थे और आज भी साथ देते हैं हर तरफ, उन पे आपने अटैक किया। इसका असर क्या हुआ? उनकी सदस्यता भी ले ली थी बहुत लोगों ने मिलके, उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। लेकिन जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो मान सम्मान के साथ उनको बहाल किया है, तो आज उसकी वजह से देखा, अपने वायनाड में भी गए थे, तो वायनाड में क्या हुजूम, क्या इज्जत, क्या सत्कार, क्या सम्मान, क्या कितने लोग। शायद ऐसा वातावरण तो आज तक वायनाड में कभी हुआ ही नहीं होगा, चाहे शायद देश के किसी भी कोने में किसी भी नेता के लिए, सिवाय ममता जी का, जहाँ अपना जो चलता है जलवा है उनका वहाँ पे बंगाल में, छोड़ के किसी भी नेता के अदरवाइज इस तरह से भीड़ ने और इतने प्यार मान सत्कार के साथ कभी ऐसा स्वीकार नहीं किया होगा, इतना प्यार नहीं दिया होगा जो वायनाड में हुआ। उल्टा पड़ रहा है आप पे। तो अब आपके पास आ रहा है कि बंगाल, उनको लगता है बंगाल बहुत मजबूत है, बहुत जान है बंगाल में। आप इंडिया की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री तो इसको घमंडिया बोल रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री तो मुझे लगता है मेरे दोस्त है, मैं तो जानता हूँ, सालों से जानता हूँ, हम लोग सहयोगी भी रह चुके हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन घबरा जाते हैं। आज थोड़ा वो अकेले पड़े दिख रहे हैं। अगर अकेले नहीं पड़े होते तो उन्होंने अपना जो गुट बनाया है एनडीए का, या आप घमंडिया कह देते हैं, कई लोग एनडीए को बोलते हैं नेशनल डीलर्स ऑफ, किसी सेठ का नाम लेते हैं कि नेशनल डीलर्स ऑफ जो भी है नाम ले। अरे नाम लेने से इससे कुछ होता क्या? आप इंडिया को गाली देंगे? इंडिया आज एक गुट दिख रहा है, इतने पार्टी इसमें साथ हैं, सबको ही हैं, कि अखिलेश यादव भी है, कि नीतीश कुमार भी हैं, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, लालू यादव है, लीडर ऑफ द मासेस हैं, ऐसे ऐसे शरद पवार जैसा चाणक्य हैं, बढ़िया बढ़िया लोग हैं, और सब टिके हुए मजबूती के साथ और टिके रहेंगे। इनको जब स्टेट्समैन और बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी का भी इनको आशीर्वाद है, इनको हम दिखता है हमेशा। तो इसके बाद घमंडिया कहे जाते हैं। अब उनके पास बौखलाहट है,
अपने अलायंस को जरा देखें ना, अपने अलायंस में उन्होंने किन लोगों को लिया है? 27-28 आदमी तो ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, कोई उनकी अपनी पकड़ नहीं है। कोई वो लोग हैं जो उस रास्ते चलते चलते उनको बुला लिया कि आज तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और 36 आदमी कर दिया कि 37 कर दिया, पता नहीं, अब खुद नाम नहीं याद होगा। किसी ने अच्छा कहा कि इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा इतने दल हैं क्या, जितने दल, कौन दल हैं, दल हैं कि ये दलदल हैं? जिस दलदल का साथ लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद आपने मणिपुर पे मरहम नहीं लगाया, कोई समस्या का समाधान नहीं करते हो आप लोग। मैं लोगों की बात कर रहा हूं। और ऊपर से आप कहते हो कि ये इंडिया जो है घमंडिया है। आपका पकड़ कहाँ रहा है? कौन बोल रहा है? कोई घमंडिया बोल रहा है? आप बहुत सारी बातें जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं कि फ्लाइंग किस की बात करवा रहे हैं, इंडिया को घमंडिया बोलने की बात कर रहे हैं। घमंड तो आपका दिख रहा है, कितना ज्वलंत इशू मणिपुर पे, और आप कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, कोई समाधान लेके नहीं आते हैं। अरे पार्लियामेंट में ही कह दिया होता कि हम अभी के अभी कल के कल जा रहे हैं मणिपुर में, हम आज जा रहे हैं, प्रोग्राम खत्म करने के बाद मैं ऑन द स्पॉट खुद वहाँ पर स्टडी करूँगा क्या हुआ है, कितना हुआ है, और कहाँ तक हमें करना और हम कब करेंगे। ये सब बोल देते, बहुत मान मर्यादा बढ़ती उनके। बहरहाल अब वो घमंडिया कह रहे हैं, जैसे कहा फ्लाइंग किस पे मुद्दे भटकाए जाते हैं, मुद्दे भटकाने की कोशिश है। आपको तो अभी किसी ने नेशनल डीलर ऑफ जो भी नाम है सब आपको तो कोई नहीं कह रहा। अभी किसी ने कहा तो नाम लेके नहीं चलते, हम लोग तो एनडीए ही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से घमंडिया कहेंगे और तरह तरह के नाम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि कल यहाँ भी एक से विद्वान लोग बैठे हैं और आपसे ज़्यादा समझदार लोग बैठे हैं, ज़्यादा मैच्योर्ड परिपक्व लोग बैठे हैं, फिर तरह तरह का नाम आपका भी और आपके भी नाम और काम दोनों गिनाना शुरू करेंगे। प्रियंका गांधी और कमलनाथ पे एफआईआर हुआ है मध्य प्रदेश में, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे दिखता है कि सब बदले की भावना से, ये बदले की राजनीति है। ये किसी तरह से बौखलाहट में, जैसे किसी का एक्सटेंशन मांगा जाता है 40 दिनों से ज़्यादा, एक बार एक्सटेंशन ख़त्म होने के बाद दोबारा एक्सटेंशन माना जाता है, तो फिर लगता है लोगों को कि शायद इसके पीछे कुछ उद्देश्य है, मोटिव है। कुछ लोगों को पकड़ना है, कुछ लोगों को जकड़ना है, कुछ लोगों को रगड़ना है। ये चुनाव नज़दीक है और चुनाव में जैसा कि लोग कह रहे हैं, आप जो भी कहते रहिए कि हम 400 सीटें लेके आएंगे, हमारे एनडीए के फ्रेंड्स कहते हैं कि हम 500 सीटें लेके आएंगे, कुछ बाजार से ख़रीद लेंगे। उसी चक्कर में आपने देखा एक बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसके ऊपर लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि उसमें चीफ जस्टिस नहीं होंगे, यानी जस्टिस नहीं होगा उसमें, तो फिर इस इलेक्शन कमीशन के साथ जस्टिस कैसे होगा? जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस होंगे, आप ही होंगे और आप ही के द्वारा अपॉइंटेड मिनिस्टर होंगे, और मिनिस्टर होंगे आप ही डिसाइड करें मेजॉरिटी, जैसे वो सर्विस बिल में किया गया है कि साहब 2 आदमी तो आपके रहेंगे, मेजॉरिटी आपकी रहेगी जो फैसला होगा, तो बाकी वो केजरीवाल जी हो चाहे मनीष जी हो चाहे जितने लोग हों आम आदमी पार्टी, वो क्या करेंगे? उसी तरह से अगर आपके इलेक्शन कमीशन में, तो फिर ईवीएम की बात होगी, और जिन बातों पर आज फिर से पुनः चर्चा हो रही है, कहीं उन बातों को दबाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। ये सब इलेक्शन के पहले ये सब बिल लाने का मतलब क्या है? पहले ही आपने जाना, पिछले इलेक्शन में भी, पटना का भी, कितने इलेक्शन में डिस्क्रिपेंसीज जो हुए थे, जहां वोट्स ज़्यादा पोल हो गए, जहां वोट्स कम थे वहां पे वोट ज़्यादा पोल हुए थे। ऐसे केसेस बहुत जगह, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो मेरा ख्याल है ये बात गई थी, आज तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। इसलिए अगर चीफ जस्टिस होते हैं या जस्टिस हमारा कोई जज होते हैं उसमें, तो अच्छी बात है ना। इससे तो आपको और हमको खुश होना चाहिए ना कि एक आदमी जो है, जो ऑम्बुड्समैन बोलते हैं कि जो आपका ऑब्जर्वर है, वो आपके विद इन फ्रेमवर्क ही है, वो देख रहा है, ताकि कोई चीज़, क्यों आज लोग मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में इस केस को देखा जाना चाहिए। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि गड़बड़ ना हो। आज लोगों का बहुत हद तक विश्वास बड़े बड़े एजेंसीज से भी चला गया है कि उस एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है हमारे सत्ता के मित्रों के द्वारा, और वो उसको किसी तरह से दुरुपयोग करके किसी तरह लोगों को पकड़ो, जकड़ो या रगड़ो, ये चल रहा है।
तो मैं समझता हूँ अभी चुनाव की जो गर्मी आई है, अभी सरगर्मी तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन चंद महीने में चुनाव की गर्मी अब सरगर्मी में बदल जाएगी और इनकी घबराहट जो है या इनकी बौखलाहट जो है, हमारे सत्ताधारी मित्रों की बौखलाहट जो है वो घबराहट में बदल जाएगी और डेस्परेट एक्शन हो रहे हैं और होंगे। डेस्परेट एक्शन हो रहे हैं, डेस्परेट हो और उसी डेस्परेट एक्शन के तहत में अब इनका अटैक जो है, बताइए ममता जी के ऊपर ये कहना खूनी खेल हुआ। अरे तो भाई सरकार तो आपकी थी, सेंट्रल फोर्सेस तो आपने भेजे थे ग्राम पंचायत में, तो आप सेंट्रल फोर्सेस से क्यों नहीं पूछते हैं? सरकार आपकी तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? कहने के लिए मैं नहीं कहता, मैं अपनी भाषा का बहुत अच्छा भाषा का ध्यान रखता हूँ, शब्दों का चयन संभल के करता हूँ, लेकिन अगर कोई उसके बदले में आपको कोई मौत का सौदागर कह देता है, कुछ और कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कुछ कहते हैं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि आप कह रहे खूनी खेल। ममता जी के ऊपर जो जमीन से जुड़ी हुई ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर हैं, जो इतना अच्छा कर रही हैं, गली गली चप्पे चप्पे में उनके लिए जो श्रद्धा भाव है लोगों में, दीदी के लिए, अपनी दीदी के लिए, और वो जो इतनी अच्छी पकड़ है उनको ठीक रक्षाबंधन के पहले आप उनके लोगों के सामने ये कह के आ रहे हैं कि दीदी खूनी खेल खेल रही है, यानी दीदी खूनी है। ये क्या मतलब है? आपने पहले भी अपमान किया था, दीदी ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी कह के जो मखौल उड़ाया था, मजाक उड़ाया था, लोगों ने उसका जवाब दिया। और इस बार रक्षाबंधन के ठीक पहले आपने दीदी के ऊपर खूनी खेल का जो आरोप लगाया है, तो यकीन मानिए ये दीदी और दीदी के लोगों की तरफ से फिर से खैला हौबे की पुनरावृत्ति होगी और आप देखते रह जाएंगे और बाद में आप देखते रहेंगे कि एक तरफ बस धज्जियाँ उड़ जाएंगी लोगों की और लोग जो है वहाँ के कभी माफ़ नहीं करेंगे और इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। जेपी नड्डा बंगाल में वो कहते हैं कि बेस्ट व्हाट बंगाल थिंक टुडे, भारत कल की सोचता। और ये बहुत दुख की बात है कि 30-40 साल की जो सरकार चाहे वो कांग्रेस की रहे चाहे ममता बनर्जी की रहे, केवल पिछड़ापन है, वो लगातार हमले कर रहे हैं। खैर नड्डा जी तो हमारे मित्र भी हैं, हमारे पटना से तो हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई पटना में हुई है, मैं उनको बहुत मानता हूँ, वो भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे तो मैं कभी भी नड्डा जी पे कोई अटैक नहीं करूँगा। जब नड्डा जी अध्यक्ष बने थे तो मैंने उनको मुबारकबाद भी दी थी, मैं उनको जन्मदिन पे भी उनको बधाई देता हूँ। मेरी नज़रों में बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण अलग होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अब उनके पास शायद चारा नहीं है, उनके हैं, चाहे एक और हमारे मित्र हैं वो भी हिमाचल प्रदेश के हैं, गोली मारो क्या क्या बातें की थी उन्होंने। अब आज वो प्रवचन देते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। इन लोगों की आज ये पकड़ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ इतनी कमज़ोर हो गई है कि इनके अपने क्षेत्र में हिमाचल में कितने लोगों ने सीट दिलवाया और उसके लिए लड़ाई लड़ी है, जैसा लोग कहते हैं, वो अपने क्षेत्र में भी इनकी पकड़ नहीं मजबूत दिखी। यानी हर जगह एक सीट नहीं आया वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के। लोग कहते हैं बड़ी बुरी हालत है, तो अभी तो ये इनका मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये अच्छे लोग, नेक लोग हैं, मगर नड्डा जी की क्या मजबूरी है, उनको तो मजबूरी है, वही कहना पड़ेगा। अब एक आदमी कह रहा है भेड़िया आया, तो फिर बाकी लोग भी सामने आ रहे हैं भेड़िया आया। तो मुझे ये व्यक्तिगत तौर पे नड्डा जी इस मामले में कोई शिकायत नहीं, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री जो गार्डियन है देश के, और प्रधानमंत्री को तो जरूर इन बातों का ध्यान देना चाहिए। आप अगर ऐसा करते हैं और एक उंगली दिखाना चाह रहे हैं तो ये 3 उंगली जो है आपकी ओर दिखा रही है और दिखाएगी अगर ऐसा करेंगे तो उनको ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए राजनीति में, और जो व्यक्तिगत दिखे, जो किसी की मान मर्यादा को छुए, तो ये सही बात नहीं है। आप बिहार के हैं, बिहार में एक और इशू बना हुआ है, दरभंगा एम्स का मामला। बीजेपी बोल रही है कि नीतीश बाबू नहीं बनने दे रहे हैं, ये इधर से बोला जा रहा है कि उनका इंटेंशन नहीं। प्रधानमंत्री ने तो कल भी कह दिया कि दिल्ली में वहाँ एम्स खुल चुका है। हाँ तो नहीं, तो प्रधानमंत्री जी तो कई बार बहुत कुछ बोल जाते हैं, लोग कई बार तो लगता है उनको ब्रीफिंग सही नहीं होती होगी।
या तो इसके लिए पीएम जिम्मेदार होता है, या स्पीच राइटर जो उनका होता है, या टेलीप्रिंटर पे कई बार ठीक से नहीं आ पाता होगा या नहीं पढ़ा जाता होगा ठीक से, इसलिए बोल जाते हैं। कि किसी ने बताया मुझको कि वो तो गोरखपुर में उन्होंने बाबा गोरखनाथ जी का, नानक जी की और कबीर की एक साथ मीटिंग करवा दी थी किसी सभा में। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी पटना आए थे तो सिकंदर को गंगा किनारे तक पहुंचा दिया था उन्होंने अपने स्पीच में। तो आप लोगों को पता ही ये सब, तो उसी तरह से कहा होगा, नहीं पता होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को दोष नहीं देता हूं, लेकिन मैं इससे बड़ी बात कहूंगा, ये आरोप प्रत्यारोप मैं जानता हूं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उनको कोई और साइट चाहिए, उन्होंने जवाब दिया था। हमारा बहुत ही होनहार लड़का जो है, जिसको बिहार अपने भविष्य के रूप में भी देख रहा है, तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, उन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने ज़मीन भी दिया, उन्होंने पैसा भी दिया। उन्होंने कहा कि साहब इसमें प्रधानमंत्री का किसी का कोई योगदान नहीं है दरभंगा के एम्स में। बहरहाल उसको खंडित किया है इन्होंने, स्वास्थ्य मंत्री ने। चूंकि मैं पूरी जानकारी नहीं रखता हूं, इसलिए मैं इस बात पे कुछ दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, आरोप प्रत्यारोप छोड़े, बिहार की जो हालत है आज भी, पर कैपिटा इनकम बिहार में इतनी तरक्की होने के बावजूद, मैं किसी ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, इसके बावजूद बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है शायद देश में सबसे कम है। उड़ीसा से भी कम है और झारखंड से भी कम है, यूपी से तो कम है ही। तो जिस प्रदेश में इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, बिहार के लोग पूरे हमारे इतने दमदार हैं और इतने जानदार हैं कि पूरे देश विदेश में जहाँ जहाँ आप जाएंगे, चाहे सऊदी अरेबिया की बात नहीं कर रहा, दुबई की बात नहीं कर रहा, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जय महाराष्ट्र हो कि बंगाल, हर तरफ आप देखेंगे, हरियाणा पंजाब तक, कि बिहार के लोग, बिहार की युवा पीढ़ी, बिहार के छात्र, बिहार के मजदूर छाए हुए हैं, बिल्कुल हमारे किसान छाए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो स्वास्थ्य सुविधाएं या स्वास्थ्य के मामले में बिहार में जो पकड़ होनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा आरोप प्रत्यारोप अलग करें। बिहार की जनता रिजल्ट चाहती है। बिहार के लिए सबसे बढ़िया होगा एम्स हो, दरभंगा में हो और जल्द से जल्द हो। एक सवाल प्रधानमंत्री आप लोग से जानना चाहते हैं, दूल्हा कौन है आप लोग इंडिया का? वो तो बोलते हैं सभी दूल्हे बनने के लिए बेचैन हैं। देखिए, इसको किस पहलू से देखते हैं आप। अभी अगर ऐसे देखें कि दूल्हा कौन है, तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो तैयार हैं यहाँ पे, और वहाँ पे कौन है? सिर्फ एक के पीछे आप लगे हुए हैं कहीं की। वैसे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी में, किसी भी जगह आप एक ही पे रहेंगे, भगवान ना करे कल मान ली उसका मूड खराब हो जाए, ना काम करना चाहे, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं झोला लेके वो निकल जाए। मान लीजिए कहते हैं फकीर हैं, कभी मैं झोला लेके चला जाऊंगा, मान लीजिए, मैं कहता हूं अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा? कहाँ रहेंगे आप? कम से कम यहाँ तो शो मस्ट गो ऑन। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो काबिल हैं, तजुर्बेकार हैं, जिनको बहुत ज़्यादा उनके अंदर सामर्थ्य है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वक्त आएगा, पता चल जाएगा, जब जनता ही निर्णय करेगी, फैसला करेगी। इतने काबिल लोगों में से चुनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि अगर आप कहेंगे कि वो धड़ से दिखाई, राहुल गांधी भी दिखाई पड़ेंगे आपको, ममता बनर्जी भी दिखाई पड़ेंगी आपको इतने बड़े बड़े और लोग हैं, सब दिखाई पड़ेंगे आपको। सो ये तो अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा, शो मस्ट गो ऑन। यहाँ तो एक ही रहेगा, और शो कहीं ना हुआ, कई बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कह चुके मेरा क्या, मैं तो झोली उठा कर निकल जाऊंगा। हम नहीं कहते वो निकले, क्यों निकलेंगे, लेकिन अगर निकल जाए मान लिए कभी, तो फिर आपके पास दूसरा कौन? और ये सब कहने की बातें हैं कि आपके पास दूल्हा कौन है और आपका नेता कौन होगा, ये तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि आफ्टर नेहरू हूँ, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री हूँ, आफ्टर इंदिरा गांधी हूँ, और हु का खेल चलता रहा और नया नेतृत्व उभर कर आता रहा। तो ये तो हो जाएगा, ना कोई बड़ी बात है और ना ही कोई बुरी बात। अगर नीतीश कुमार इंडिया के कन्वेयर बनते हैं तो आप कैसे देखते हैं इसको? अब देखिए, वो बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो उनका इंडिया डिसाइड करेगा, ग्रुप डिसाइड करेगा। केपेबल तो हैं वो, नीतीश कुमार अच्छे हमारे से मित्र हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन काबिल हैं। आपने बहुत पहले पूछा था क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हमने कहा था कोई बन सकता है, क्यों नहीं, उनके अंदर सामर्थ्य है। वो बनेंगे नहीं बनेंगे देश की जनता या इंडिया ग्रुप, हालांकि इंडिया ग्रुप में उनका वो तो सूत्रधार है ललन सिंह, हमारे मित्र जो हैं अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने खुद ही कहा है, और नीतीश बाबू ने खुद कहा है कि वो सूत्रधार हैं, दावेदार नहीं हैं। लेकिन बात ये है कि ये तय करना काम तो इंडिया ग्रुप का है। उनके अंदर काबिलियत तो है, उनका ग्रुप अगर तय करता है कि यही कन्वीनर हो सकते हैं, तो मैं जब सूत्रधार हो सकते हैं तो कन्वीनर क्यों नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है। अब मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसका निर्णय हो जाएगा। कोई संदेश भाजपा के लिए? आप हमेशा सारी बाद में करते रहते हैं। नहीं, बस मैं यही कहूँगा कि राजनीति में कोई भी राजनीति करे, बट सबसे पहले जनता सर्वोपरि है। अपनी जनता को देखे, अपने लोगों को देखे। देश है तो जनता है तभी देश है, ये करके, और दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। तो मैं जो भी करता हूँ, देश की राजनीति करते हैं, आप प्रदेश की राजनीति करते हैं, सबसे ज़्यादा आप अपना राजनीति करना है, जो भी करना है तो सार्थक करें, पॉजिटिव करें, कंस्ट्रक्टिव करें, क्रिएटिव करें, और भारत की जनता के लिए करें, प्रदेश की जनता के लिए करें।